नमस्कार, सुप्रभात। आई न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। चोरी ऊपर से सीना चोरी का नायाब नमूना रायपुर में देखने को मिला है। दरअसल मैग्नेटो मॉल के अंदर तोड़फोड़ करने वाले बजरंग दल के गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को छुड़ाने के लिए बजरंग दल के ही अन्य कार्यकर्ता थाने के सामने धरने पर बैठ गए। सुशासन के राज में इस तरह की गैर कानूनी हरकतों के खिलाफ प्रशासन ने भी सख्त कार्रवाई की है। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब कानून तोड़ने वाला ही कानून की कार्रवाई का विरोध करते हुए सड़कों पर उतर आया। बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने के सामने पंडाल लगाकर धरने पर बैठ गए थे। मौके पर 2 एसपी, 4 सीएसपी और 12 से ज्यादा थाना प्रभारी समेत अतिरिक्त बल मौजूद रहा। बजरंग दल के जिला संयोजक विजेंद्र वर्मा का कहना है कि उन्होंने मॉल में तोड़फोड़ नहीं की। सजावट को हुए नुकसान पर इतना बड़ा एक्शन लेना गलत है और वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो पुलिस कार्रवाई के विरोध में यह पूरा प्रदर्शन है तेलीबांधा थाने के सामने चक्का जाम किया गया है। इन कार्यकर्ताओं का कहना है, बजरंग दल के जो संयोजक है, कि उनका कहना है कि कोई तोड़फोड़ नहीं की गई और सिर्फ सजावट में जो तोड़फोड़ की गई उसके लिए इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो तस्वीरें निकलकर उस दिन सामने आई थी जब पूरा छत्तीसगढ़ बंद था, तो मैग्नेटो मॉल की जो तस्वीरें और जो वीडियो निकलकर सामने आया था उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता था कि कितनी बड़ी संख्या में जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है वो हाथ में लाठी डंडा लेके मॉल के अंदर घुसे थे और मॉल में रख पड़े सामानों को क्षति पहुंचा रहे थे। सिर्फ वो सजावट के सामान की बात नहीं थी, और भी कई सारे ऐसे मॉल के अंदर सामान थे जिसमें तोड़फोड़ की, दुकानों में भी तोड़फोड़ की खबर निकलकर का टेंशन कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़ का ये पूरा मामला है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई और उस एफआईआर के विरोध में बजरंग दल का थाने के बाहर प्रदर्शन को भी देखने को मिला है। इधर तरीके से कर मुद्दा ना विकास का है ना रोजगार का। कौन बड़ा सनातनी है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान से शुरू हुआ विवाद अब सियासी युद्ध में बदल चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरोपों पर संत का पलटवार और फिर भाजपा का आक्रामक हमला। देखिए इस रिपोर्ट में। उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करते हैं, उसके अलावा और है क्या उसका? हम पैसा लेते नहीं है, कोई दक्षिणा दे दे तो लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में धर्म का रंग एक बार फिर गहरा गया है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भड़क उठे हैं। भूपेश बघेल ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा, ये लोग छत्तीसगढ़ में पैसा बटोरने आते हैं, बीजेपी के एजेंट की तरह काम करते हैं। भूपेश के इस बयान ने सियासी आग को हवा दे दी। भूपेश बघेल के आरोपों पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी नेता ने हमें कभी दक्षिणा नहीं दी। हमारी इच्छा है ऐसे नेता हमें दक्षिणा दे। हम पैसा नहीं लेते, दक्षिणा देते हैं तो लेते हैं। बात है, उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करते हैं, उसके अलावा और है क्या उसका? उसके अलावा और क्या कहते हैं? कौन से दर्शन की बात करते हैं, कौन सा आध्यात्मिक बात करते हैं? लेकिन इन लोगों से मैंने केवल 2 उदाहरण दिए नाम के, ऐसे बहुत मिलेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में। उनसे शास्त्रार्थ कर ले। ये पैसा बटोरने आते हैं। किसी ऐसे नेता ने दक्षिणा दी नहीं है। हमारी इच्छा है कि ऐसे नेता हमें दक्षिणा दें और कथा में बुलाएं, तो बहुत अच्छा होगा कि उनके बयान बहुत सार्थक होंगे। और दूसरी बात, हम पैसा लेते नहीं है, कोई दक्षिणा दे दे तो लेते हैं। कन्या विवाह और कैंसर हॉस्पिटल में लगाते हैं। हमें लगता है कि ये देश के प्रत्येक व्यक्ति को, खासकर नेताओं को, ये करना चाहिए। धर्म और राजनीति की इस जंग में बीजेपी भी पीछे नहीं रही। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने भूपेश बघेल पर तीखा हमला करते हुए कहा, भूपेश बघेल खुद को कुंभकर्ण और रावण के साथ खड़ा कर रहे हैं। विवाद बढ़ता देख मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मैदान में उतर आए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। किसी को बीजेपी का एजेंट कहना सनातन का अपमान है। भूपेश बघेल जी हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, वो ठीक है, लेकिन खड़े तो वो किसके साथ है? कुंभकर्ण के साथ। खड़े तो वो रावण के साथ हैं।
खड़े तो वो खरदूषण के साथ है, खड़े तो वो बालिक साथ है, तो हनुमान चालीसा का प्रभाव उसके साथ कहाँ है जीवन में? तो जीवन में किसी ग्रंथ का, किसी रचना का प्रभाव नहीं होना ये बताता है, उसकी वाणी बताती है वो किन संस्कारों से जुड़े हैं। हमारा ये देश ऋषि मुनियों का देश है, प्राचीन समय से ही, और ऋषि मुनियों का सम्मान होते आया है। और आज अगर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को अगर वो बीजेपी के एजेंट कह रहे हैं तो ये सनातन का अपमान है और बागेश्वर धाम का अपमान है। छत्तीसगढ़ की धरती सर्वधर्म संभाव और सम्मान की धरती रही है। यहां सनातन के प्रति सम्मान का भाव भी रहा है, लेकिन बीते कुछ दिनों में धर्म बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। ऐसे में यही उम्मीद की जा सकती है कि सभी की आस्था का सम्मान हो, ना कि ये सियासी बहस का मुद्दा बने। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में सनातन पर सियासत तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ SIR के पहले चरण में ड्राफ्ट लिस्ट का प्रकाशन जो पूरा हुआ है उसको लेकर भी सियासत है, जिसमें 27 लाख, आपको बता दें 34,000 नाम काटे गए हैं। इसी बीच एक बार फिर प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को लेकर सियासत तेज है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बांग्लादेशियों को कान पकड़कर वापस भेजने की बात कही है। क्या कुछ है पूरा मामला और क्यों मचा है बवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर सियासत नई नहीं है। प्रदेश में SIR की प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण यानी ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन में 27 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इसी बीच प्रदेश में घुसपैठियों की जांच भी निरंतर की जा रही है। यही वजह है कि बार बार फिर बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लेकर सियासत तेज हो गई। दरअसल पुलिस ने बांग्लादेशी के संदेह में कई मुस्लिम परिवारों को पूछताछ के लिए बुलाया। उनके दस्तावेजों से लेकर कॉल डिटेल्स की जांच की गई। इसे अपमान बताते हुए मुस्लिम समाज ने प्रदर्शन भी किया। अब इसे लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दो टूक लहजे में कहा है कि अगर कोई जांच हो रही है तो उसमें सहयोग करना ही चाहिए। अगर कोई बांग्लादेशी होगा तो उसे कान पकड़कर वापस भेजा जाएगा। विजय शर्मा के बयान से एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने प्रदेश में सुनियोजित ढंग से अल्पसंख्यकों को डराने, धमकाने और अपमानित करने का आरोप लगाया है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा है कि क्रिसमस के पहले तोड़फोड़ की घटना सामने आई। इसके बाद मुस्लिमों को आधी रात बुलाकर पूछताछ की गई। न रोहिंग्या मिले न बांग्लादेशी, लेकिन अल्पसंख्यकों को डराया धमकाया जा रहा है। पुलिस के जांच में सहयोग करना चाहिए, किसी के लिए भी हो। कोई बायस्ड होकर कर नहीं रहा है। मैग्नेटो मॉल में कुछ हुआ, FIR हुआ है, शंका कहीं हुई, जांच हो रहा है। तो इसमें अचानक इस तरीके का भाव लेना तो उचित नहीं है। और मैं फिर से कह देना चाहता हूं, SIR के विषय पर भी अगर कोई ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ऐसे भी कहना चाहता हूं कि जो घुसपैठिए पकड़े जाएंगे उनको पकड़कर, कान पकड़कर बाहर फेंका जाएगा, वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। यह काम भी होगा और इसके लिए जितनी जांच की जरूरत होगी वो सारे जांच भी किए जाएंगे। अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को, चाहे उसमें मुस्लिम हो चाहे उसमें ईसाई हो, ये अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। धर्म के नाम पर सिर्फ रोटी सेकना चाहती है। भाई से भाई को लड़ाना, जाति से जाति को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में है। कहीं कुछ नहीं है, खाली प्रताड़ित करना। रात में 3 बजे 70-70 साल के बुजुर्ग लोगों को थाने में बुलाना, ये कहां का शासन है? दरअसल छत्तीसगढ़ में 19,13,540 मतदाता अनुपस्थित पाए गए हैं। अब देखना यह है कि इनमें से कितने नाम दावा आपत्ति के बाद जुड़ते हैं और अनुपस्थिति की क्या वजह सामने आती है। वैसे ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इनमें से कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या निकलते हैं। रायपुर से INS के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं तो देश भर में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिसके तहत अब छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सभी पदों का गायन हो रहा है, लेकिन अधिकांश व्यक्तियों को पूरा पद याद नहीं है। इस पर सरकार के जिम्मेदार कहते हैं कि जिनको याद है वो गाएंगे, जिन्हें याद नहीं है साथ में गा सकते हैं।
वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि वंदे मातरम को पूरा करने ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। देखिए रिपोर्ट। आपने सुना वंदे मातरम का यह पूरा पद है जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी। अब यही पूर्ण पद छत्तीसगढ़ सरकार के सभी कार्यक्रमों में गाए जा रही हैं। पिछले दिनों जांजगीर में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम में इसे गाया गया। फिर रायपुर में सांसद खेल महोत्सव के दौरान भी वंदे मातरम के सभी पदों के साथ गाया गया। लेकिन अब तक वंदे मातरम के जो पद याद हैं, उसके बाद आने वाले पद अधिकांश लोगों को याद नहीं है। अब इसे लेकर कांग्रेस भाजपा फिर आमने सामने है। 150वां वर्ष है वंदे मातरम का, 150वां वर्ष है। इसके 150वें वर्ष पर पूरा गान किया जा रहा है। पश्चाताप कर रहे हैं वो लोग जो वंदे मातरम का आज तक इन लोगों ने अपना उसको हिस्सा नहीं बना रखा था, अब आज हिस्सा बना रहे हैं। तो सही बोल रहे हैं वो लोग, ट्रेनिंग की जरूरत तो पड़ रही है उन लोगों को ना, क्योंकि उनके आत्मा में तो है ही नहीं है ना, दिलो दिमाग पर तो है नहीं है। उसको अब बैठाने के लिए तो बहुत कोशिश लगेगी। उनके संस्कार में ही नहीं है वंदे मातरम गाना। अब जब जिनके संस्कार में नहीं है उनको सिखाने के लिए तो टाइम लगेगा ही। वंदे मातरम राष्ट्र आराधना का ऐसा मंत्र है जो हर किसी के दिल में बसा है। इस महामंत्र के गाने मात्र से रोम रोम पुलकित हो जाता है। राजनीति से अलग यही अपेक्षा की जा सकती है कि वंदे मातरम राष्ट्र चेतना की जिस भाव को जागृत करने के लिए लिखा गया, वह भाव हर किसी के मन में हो। यही राष्ट्रीय गीत के प्रति सही सम्मान होगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में बात अब छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित घोटाले यानी कि शराब घोटाले की करें, जहां ईडी ने शुक्रवार को इस पूरे मामले पर फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट में 81 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें 22 गिरफ्तार हैं। अधिकारी, कारोबारी और नेता शामिल हैं इन गिरफ्तारियों में। ईडी का दावा है कि इस घोटाले में 2800 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जबकि ईओडब्ल्यू इसे 3000 करोड़ रुपए का घोटाला बता रही है। वहीं 3.5 साल से मामले की जांच को लेकर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। इस पर कोर्ट ने ईडी और ईओडब्ल्यू को समय सीमा में जांच पूरी करने के आदेश दिए थे। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस घोटाले में सौम्या चौरसिया, चैतन्य बघेल, कवासी लखमा, निरंजन दास, अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, अरुणपति त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ईडी का दावा है कि आरोपियों ने हवाला के जरिए घोटाले की रकम विदेश भेजकर वहां निवेश किया। ईडी ने करीब 29,800 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की है, जिसमें डिजिटल सबूत, बैंक लेन देन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और गवाहों के बयान शामिल हैं। अब कोर्ट इस मामले में ट्रायल की प्रक्रिया शुरू करेगा और आरोप तय किए जाएंगे। देखिए, ये तो पूरी तरह से एक नैरेटिव तैयार करके सारी जो हालात है उसको, प्रकरण को उस रूप में दिया जा रहा है और एक सिर्फ कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, उनसे जुड़े हुए लोगों को बदनाम करने की यह एक साजिश मात्र है। और इसका दूध का दूध और पानी का पानी कोर्ट जो है इस पर विचार करके अवश्य ही करेगी। हम लोगों को न्यायपालिका के ऊपर भरोसा है। घोटाला शब्द तो छत्तीसगढ़ का पर्यायवाची शब्द बन गया था पिछले 5 साल में। तो एक घोटाला में जांच हो रही, अब घोटाला ही घोटाला जांच होनी चाहिए पूरी। समझ रहे हो ना, समझ रहे ना, घोटाला ही घोटाला, नॉट घोटाला। गौरतलब है कि ईडी ने इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू एसीबी की एफआईआर के आधार पर दोबारा शुरू की थी। अब तक 22 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि चार्जशीट में 59 अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। ईडी के अनुसार घोटाले का मास्टरमाइंड सौम्या चौरसिया, अनिल टुटेजा, चैतन्य बघेल, अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी का सिंडिकेट था। फाइनल चार्जशीट के बाद अब इस केस में और गिरफ्तारियों की संभावना कम मानी जा रही है। मामला ट्रायल के लिए तैयार है और आने वाले दिनों में अदालत के फैसले से सच्चाई सामने आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। इधर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही जंग अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही घोषणा कर दी है कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। लेकिन अब खबर यह है कि सरकार नक्सलियों को मुख्य धारा में लौटने के लिए दिया गया सुरक्षित रास्ता यानी कि पुनर्वास नीति का दरवाजा हमेशा के लिए बंद करने जा रही है।
रायपुर और दिल्ली के गलियारों से मिल रही जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय नक्सलियों के सरेंडर के लिए जनवरी 2026 की अंतिम तारीख तय कर सकता है। इसका मतलब है कि जो नक्सली जनवरी तक हथियार डाल देंगे उन्हें ही सरकारी पुनर्वास नीति का लाभ मिलेगा। इसके बाद सरकार अपनी रणनीति बदलकर जीरो टॉलरेंस के साथ जंगलों में छिपे अंतिम नक्सली तक पहुंचने के लिए बड़ा ऑपरेशन शुरू करेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा लगातार नक्सलियों से अपील कर रहे हैं कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ें। साल 2025 में नक्सलियों के लिए एक काल साबित हुआ, जहां उनके शौर्य नेतृत्व को ढेर किया गया। अब 31 मार्च 2026 की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बलों ने घेराबंदी तेज कर दी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार ने अन्नदाता किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए विशेष उपाय किए हैं। अब धान बेचने के लिए किसानों को परेशान नहीं होना पड़ता है। टोकन तुहर हाथ ऐप की बदौलत घर बैठे टोकन मिलने से किसानों को काफी राहत मिली है। इससे किसानों के श्रम और ईंधन की बचत भी हो रही है। धान खरीदी की प्रक्रिया भी सहज और त्रुटि हित है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सीजन इस बार पूरे रफ्तार से चल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में रायपुर समेत पूरे प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सुचारू रूप से जारी है। अब तक 55 लाख टन से ज्यादा धान की खरीदी पूरी हो चुकी है और किसानों को हजारों करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीदी 15 नवंबर 2025 से शुरू होकर 31 जनवरी 2026 तक चलेगी, जिसके तहत राज्य सरकार समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर किसानों से धान खरीद रही है, जिसमें ऑनलाइन टोकन और तकनीकी प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश भर में 2739 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में कुल पंजीकृत कृषक 27,43,000 हैं, जिनमें कुल पंजीकृत सीमांत व लघु कृषक 26,46,000 हैं, तो कुल पंजीकृत दीर्घ कृषक 0.97 लाख हैं, जिनके पास कुल पंजीकृत रकबा 32.67 लाख हेक्टेयर है। कुल पंजीकृत सीमांत व लघु रकबा 26.55 लाख हेक्टेयर है। कुल पंजीकृत दीर्घ रकबा 6,12,000 हेक्टेयर है। इस साल नए पंजीकृत कृषक 1,45,000 जुड़े थे। 24 दिसंबर तक के धान खरीदी के आंकड़ों पर गौर करें तो धान बेचने वाले किसानों की संख्या 33,077 है। इस अवधि में इन किसानों से 1,38,097.52 मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है। धान खरीदी के लिए 69,708 टोकन जारी हुए। तुहर टोकन ऐप द्वारा 42,119 टोकन जारी हुए। ऐप द्वारा जारी टोकन से 2,33,819.28 मीट्रिक टन उपार्जित किया गया। धान खरीदी के पहले दिन से अभी तक कुल 11,65,469 टोकन जारी हुए, जिसमें ऐप से 7,02,766 टोकन जारी हुए। अभी तक 10,59,727 किसानों ने धान बेचा है। चोरी करके बाजू गांव पड़ता है, वहीं सोसाइटी वहाँ भेज दिया। सोसाइटी में कैसी व्यवस्था थी? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। टोकन कटने में वगैरह? हाँ, टोकन भी पहले कटा था ऑनलाइन में, इसके बाद जो धान बेचे उसका पेमेंट भी आ गया हमारे खाते में। वर्तमान समय में विष्णुदेव सरकार जो है सेवा सुशासन गरीब कल्याण के मूल उद्देश्य को लेकर के जो काम कर रही है और सुचारू ढंग से एक अच्छी व्यवस्था बनाते हुए धान खरीदी का काम चालू किया। हर चीज जैसे किसानों की सुविधा हो, सरकार छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के लिए बराबर सब कर रहे हैं। सुचारू रूप से धान खरीदी का व्यवस्था हो गया है। धान खरीदी के दिन से अभी तक 13,134.13 करोड़ रुपए का धान उपार्जित किया गया। धान खरीदी के लिए 19,99,565.07 मीट्रिक टन के डीओ जारी किए गए। डीओ से 12,42,200.48 मीट्रिक टन धान का उठाव किया गया। वहीं 13,012 मीट्रिक टन धान का टीओ जारी हुआ। टीओ से धान उठाव 1,089.84 मीट्रिक टन रहा।
धान उपार्जन हेतु कृषक भुगतान के लिए मार्कफेड द्वारा अपेक्स बैंक 12,805.84 करोड़ रुपए जारी किए गए। सरकार अच्छे से अच्छे व्यवस्था किसानों को देना चाहती है, किसी भी तरह का उनको तकलीफ नहीं हो। और मुझे भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अब किसानों को धान खरीदी केंद्र में ही कैश भी मिल जाएगा। 10,000 तक, 500 से लेकर 10,000 तक का कैश अगर वो एक दिन में एक बार में चाहेंगे तो यहीं पर उनको मिल जाएगा, बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। साय सरकार ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि अन्नदाता किसान को किसी तरह की असुविधा न हो। खरीदी केंद्रों पर व्यवस्था दुरुस्त रखी जा रही है और साथ ही अवैध धान परिवहन पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि ईमानदार किसानों के हक से कोई खिलवाड़ न हो। इस वर्ष धान खरीदी के लिए किसान पंजीयन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तुहर टोकन ऐप के जरिए 24 घंटे टोकन प्राप्त करने की सुविधा दी है। अब किसान अपनी जरूरत के अनुसार अगले 20 दिनों तक के लिए टोकन ले सकते हैं। समर्थन मूल्य के तहत यह राशि सीधे किसानों तक पहुंचाई जा रही है, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिल रही है और खेती के अगले चरण की तैयारी आसान हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। और इसी के साथ सुबह सवेरे में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।